नमस्कार। हिस्ट्री की ई क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बीए पार्ट थर्ड के जो राजस्थान का इतिहास हमारा जो हिस्ट्री का सेकंड पेपर है उसके महत्वपूर्ण टॉपिक की श्रृंखला में हम जो पढ़ रहे हैं और जो राजस्थान के इतिहास का जो हम प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, ध्यान रखें कि हम राजस्थान के इतिहास को यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख यहाँ कर रहे हैं और उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम जो इस राजस्थान के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चौहान राजवंश। और चौहान राजवंश के अंदर जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है अजमेर का चौहान वंश। तो जो अजमेर का चौहान वंश है उसके ऊपर आज हम दृष्टि डालेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चौहान राजवंश एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने रणथंभौर के चौहानों के बारे में पढ़ा है और उसमें आज जो हमीरदेव चौहान है उस हमीरदेव चौहान के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम अजमेर के चौहान राजवंश के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अजमेर के चौहान राजवंश की स्थापना जो चौहान राजवंश है हमारा, चौहान राजवंश की स्थापना 551 में वासुदेव नामक एक व्यक्ति ने की थी, जो चौहानों का आदि पुरुष माना जाता है। और सांबर के आसपास जो सांबर झील है वर्तमान में और सांबर जो कस्बा है उसके आसपास इनका साम्राज्य आरंभ में फैला हुआ था। तो ऐसा भी माना जाता है कि सांबर में ये स्थापना हुई थी इस राजवंश की या इस वंश की। और सांबर झील के चहुं ओर या चारों ओर रहने के कारण ये चौहान कहलाए। पुराना नाम सपादरक्ष भी मिलता है। हालांकि बिजोलिया का जो शिलालेख है उसके अनुसार सांबर का निर्माता जो है वासुदेव को माना जाता है। सांबर में चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता का मंदिर बनाने का उल्लेख शुरुआत के अंदर चौहान राजवंश की जो राजधानी थी वो हुई थी अहिच्छत्रपुर, जो वर्तमान में नागौर के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये चौहान वंश की स्थापना को लेकर के प्रारंभिक थोड़े बहुत तथ्य हैं जो हमें याद रखने हैं। उसके बाद में हम सीधे अजमेर के चौहान राजवंश के ऊपर अध्ययन करेंगे और उसके महत्वपूर्ण जो शासक है उन महत्वपूर्ण शासकों की जो उपलब्धियां है। ध्यान रखें, हम एक बार यहां फिर से स्पष्ट कर दें कि यहां पर हम विभिन्न राजवंशों के बारे में या विभिन्न शासकों के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनका संक्षिप्त में अध्ययन कर रहे हैं। तो अजमेर के चौहान राजवंश के बारे में कि अजय राज ने अजमेर बसाया था और ये कब बसाया? 1113 के अंदर। और अजमेर दुर्ग का निर्माता भी अजय राज को माना जाता है। तो 1113 के अंदर अजय राज चौहान ने अजमेर को बसाया और वहां अजमेर दुर्ग का निर्माण किया। इतिहास में बताया जाता है कि अजमेर दुर्ग का जो निर्माण करता था वो अजय राज था। इसका जो प्राचीन नाम है वो है गढ़बीठली। अजमेर दुर्ग का प्राचीन नाम जो है वो गढ़बीठली है और वर्तमान में इसका नाम है तारागढ़। इसको तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तारागढ़ नाम जो है वो मेवाड़ के उस समय के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने दिया था, जिनको उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था। और उन्होंने अपनी पत्नी तारा के नाम पर पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग का मरम्मत करवाई थी
और बाद में अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम जो है वो तारागढ़ रखा था। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी है हमें अजमेर के बारे में, प्रारंभिक जानकारी जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है कि अजय राज ने अजमेर बसाया था 1113 के अंदर और अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। अजमेर दुर्ग का प्राचीन नाम गढ़ बिठली था, वर्तमान में इसको तारागढ़ का दुर्ग भी बोलते हैं। और तारागढ़ जो दुर्ग है ये नामकरण जो है क्योंकि इस दुर्ग की मरम्मत जो है वो मेवाड़ के राजकुमार ऋषिराज सिसोदिया ने करवाई थी और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था। तो ये संक्षिप्त में जानकारी है तारागढ़ के बारे में या गढ़ बिठली के बारे में। अजय राज के बाद में जो एक महत्वपूर्ण शासक चौहान राजवंश में हुआ है वो है अर्णोराज या आनाजी, जो 1133 के अंदर गद्दी पर बैठे। अर्णोराज या आनाजी के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है कि इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया। ये आना सागर झील अजमेर में उन्होंने बनवाई थी। इसके अलावा उन्होंने पुष्कर में आदि वराह या वराह मंदिर बनवाया। इस आना सागर झील के किनारे अर्णोराज आनाजी ने आना सागर झील का निर्माण कहाँ करवाया है? अजमेर के अंदर। और उस आना सागर झील के किनारे ही जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया था, जिसको वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसी दौलत बाग के अंदर जो है शाहजहां ने बारदरी या बारादरी जिसको कहते हैं, बारह छतरिया जो बैठने का एक स्थान है इसके किनारे, अन्ना सागर झील के किनारे और सुभाष उद्यान दोनों ये एक दूसरे से सटे हुए हैं ये वैसे। तो शाहजहां ने यहाँ पर बारादरी या 12 छतरियों का निर्माण करवा दे, बैठने के स्थान है वैसे। अर्णोराज की ये थोड़ी बहुत उपलब्धियां है जो महत्वपूर्ण मानी जाती है उसकी। अन्ना सागर झील का निर्माण, इसके अलावा पुष्कर में आदिवरा या वराह मंदिर का निर्माण वगैरह। अर्णोराज की हत्या उनके बेटे जगदेव ने की थी। जगदेव को चौहानों का पितृहंता माना जाता है। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी हमें अर्णोराज के बारे में है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पे आ जाए तो ये तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इनके जो शासक है वो है विग्रहराज चतुर्थया बिसल देव, और ये गद्दी पर बैठे हैं 1153 ईस्वी के अंदर। विग्रहराज चतुर्थया बिसल देव ये एक अच्छे कवि थे और इनको कवि बांधव की उपाधि मिली हुई थी या इनको कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। स्वयं अच्छे विद्वान भी थे और एक हरिकेली नाटक लिखने का जो श्रेय इनको दिया जाता है। इसके अलावा कंठाभरण, हरिकेली नाटक, ये स्वयं एक विद्वान और कवि होने के साथ साथ ये विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। और इनके दरबार में दो विद्वानों का जिक्र मिलता है मूल रूप से, एक सोमदेव और दूसरे थे नरपति नाहल। सोमदेव ने ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा और नरपति नाहल ने बिसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा था। विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव जो 1153 में गद्दी पर बैठे कवि थे, इनको कवि बांधव की उपाधि, कंठाभरण, स्वयं विद्वान भी थे और स्वयं ने एक नाटक लिखा था हरिकेली नाटक। इसके अलावा वो विद्वानों के आश्रयदाता थे। इनके दरबार में सोमदेव और नरपति नाहल, इन दो विद्वानों का जिक्र हमें मिलता है। सोमदेव ने ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा और नरपति नाहल ने बिसल देव रासो। इसके अलावा उन्होंने बिसलपुर सागर जो एक बांध है इसको तालाब पे उसका निर्माण करवाया और ये वर्तमान में टोडा रायसिंह या टोंक में स्थित है। इसके अलावा उन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का भी निर्माण करवाया था, जो बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़ दिया था। गुलाम वंश का शासक था
तो मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था, उस समय तराइन के द्वितीय युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई थी, तो उसमें उन्होंने इस अढ़ाई दिन के झोंपड़े को संस्कृत पाठशाला को तोड़ करके उसके स्थान पर अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था। तो अजमेर में संस्कृत पाठशाला के निर्माण का श्रेय जो है वो विग्रहराज चतुर्थ या विशल देव को जाता है, और उसको तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके स्थान पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद मानी जाती है। कहते हैं कि यहाँ पर अढ़ाई दिन का उर्स पड़ता था पंजाब शाह एक जो पीर थे या संत थे उनकी याद में। लेकिन इतना जरूर है कि इस संस्कृत पाठशाला को कुतुब ऐबक ने तोड़ दिया था और उसके स्थान पर अढ़ाई दिन का चौपड़े का निर्माण करवाया था। विशल देव के बारे में अन्य उपलब्धियों के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि इन्होंने दिल्ली के तोमरों को भी पराजित किया था। यानी तोमर वंशी जो शासक थे दिल्ली पर, उनको पराजित करने का श्रेय इनको जाता है। और इनका साम्राज्य अजमेर से दिल्ली तक फैला हुआ था। इतिहासकारों ने विग्रहराज चतुर्थ या विशल देव के इस काल को चौहानों का स्वर्ण युग या क्लासिक युग माना है। तो ये विग्रहराज चतुर्थ या विशल देव के बारे में या विशल देव के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने हैं। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो हैं हमारे पृथ्वीराज चौहान थर्ड, और वो बैठते गद्दी पर 1177। सबसे महत्वपूर्ण पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ये 1177 में गद्दी पर बैठते हैं। जिस समय इनके पिता की मृत्यु होती है और ये गद्दी संभालते हैं, उनकी आयु मात्र 11 वर्ष की बताई जाती है। तो 11 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक, बहुत ही कम उम्र में इनका राज्याभिषेक होता है। तो संरक्षिका के रूप में उनकी मां कर्पूरी देवी राजकाज संभालती है। पृथ्वीराज चौहान ने राज्य सत्ता ग्रहण करने के बाद में अपनी दिग्विजय नीति को जारी रखा या दिग्विजय नीति अपनाई और अपने अड़ोसी पड़ोसी जो राज्य थे उनको पराजित करके उनसे अधीनता स्वीकार करवाई, जिसमें उन्होंने महोबा के चंदेल वंशी परमरदेव के साथ भी युद्ध किया और उनको पराजित किया। इसके अलावा नागार्जुन को पराजित किया, गुजरात के भीम द्वितीय को उन्होंने पराजित किया और कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता के हरण पर उनके साथ शादी करने का वर्णन भी हमें इतिहास में मिलता है। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनके महत्वपूर्ण तथ्य आप समझ ले कि इन्होंने 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे हैं। इनका राज्याभिषेक 11 वर्ष की आयु में हुआ है। संरक्षिका के रूप में इनकी मां कर्पूर देवी ने शासन को चलाने में इनकी मदद की है, या एक तरह से कहीं शुरुआत के अंदर जब तक वो वयस्क नहीं हुए या शासन कार्य संभालने के लायक नहीं बने तब तक इनकी मां ने और अन्य मंत्रियों के सहयोग से जो है वो राजकाज संभाला है। पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय की नीति को अपनाते हुए अपने पड़ोसी राज्यों को पराजित किया और उनको अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। महोबा के साथ में युद्ध, चंदेल वंशी शासक परमर्दी देव को पराजित किया, नागार्जुन को पराजित किया, गुजरात के भीम द्वितीय को पराजित करने और कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता का हरण और उसकी शादी करने का वर्णन भी हमें इतिहास में मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण है उसी समय भारत में या भारत पर गौरी यानी मोहम्मद गौरी के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। मोहम्मद गौरी ने जो है भारत पर उस समय आक्रमण किया था। इतिहास में इस बात की हमें जानकारी मिलती है कि मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का जो मूल उद्देश्य था, हालांकि कई इतिहासकार धन लूटना बताते हैं, कई इतिहासकार भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने का जो मूल कारण बताते हैं, लेकिन बाद में जो घटनाएं घटित हुई है
उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी का मूल उद्देश्य भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य दो बड़े युद्ध हुए, जिसमें एक है तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 के अंदर लड़ा गया, और दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 के अंदर या 92 के अंदर लड़ा गया, 1191 और 1192। तराइन का जो प्रथम युद्ध है, यह युद्ध अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है या उनको विजय प्राप्त होती है, और मोहम्मद गौरी को पराजय का सामना करना पड़ता है। ध्यान रखें, तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी की पराजय, यानी 1191 की तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय भारत में उसकी दूसरी हार थी, क्योंकि इससे पहले वो 1178 के अंदर जो मूल राज द्वितीय के हाथों आबू के युद्ध में भी पराजित हो चुका था। इस युद्ध के बाद में मोहम्मद गौरी अपने देश लौट गया और वहां एक मजबूत तैयारी के साथ में उसने एक वर्ष बाद 1192 के अंदर उसने भारत पर पुनः आक्रमण किया, जिसको हम इतिहास में तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध वही वापस दोनों आमने सामने, पृथ्वीराज चौहान थर्ड और सामने है मोहम्मद गौरी। अपनी हार का बदला लेने के लिए आता है ये, और कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। इनको बंदी बना के गजनी ले जाया जाता है और वहां उनको अंधा करके बाद में हत्या कर दी जाती है। तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी की विजय और पृथ्वीराज चौहान की पराजय भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का रास्ता खोल देती है। और बाद में मोहम्मद गौरी हालांकि यहाँ से चला जाता है और यहाँ का कार्यभार उसका एक जो दास होता है उस कुतुब ऐबक उसको सौंप करके वो स्वयं यहाँ से चला जाता है। तो ये पृथ्वीराज चौहान तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। हालांकि हम डिटेल में अगर हम पढ़े तो इन आक्रमणों के क्या प्रभाव या परिणाम निकले, एक सीधा सा परिणाम और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला कि भारत में अब भारतीयों की सत्ता का अंत हो गया और विदेशी सत्ता जो है मुस्लिम सत्ता है वो स्थापित हो गई है। और अब भारत में 1206 के अंदर जिस गुलाब वंश की स्थापना हुई है, जिसका मुखिया था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में ये तो वैसे चला जाता है बाद में मोहम्मद गौरी तो, और यहाँ का प्रभार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के चला जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में जिस नए राजवंश की नींव रखी जाती है उसको गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत अध्ययन और करें तो ये कला और साहित्य का भी आश्रयदाता था। पृथ्वीराज थर्ड ने या पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी और इसके अध्यक्ष थे पद्मनाभ। तो काफी साहित्यिक उन्नति का काल भी रहा है ये। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड के दरबार में अनेक कवि थे, जिसमें नागेश्वर, जनार्दन इनके नाम मिलते हैं। इसके अलावा जानक, हट जो है जिनके ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, लेकिन इस पृथ्वीराज विजय में हमें तराइन की युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है। ध्यान रखें, जानक के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज विजय के अंदर हमें तराइन की युद्ध का कोई वर्णन नहीं मिलता है। इसके अलावा उनका सबसे महत्वपूर्ण दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज रासो, जिसमें हमें तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। और चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो से ही हमें ये जानकारी मिलती है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करके गजनी ले जाया जाता है और वहाँ उसको अंधा बना दिया जाता है। और किस तरह से चंद्रबरदाई वहाँ पहुँचता है
और वहाँ पर जो वो एक दुआ बोलता है, उस दोहे के अंदर जिसके बताया जाता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठे सुल्तान है मत चुके चौहान। और कहते हैं कि इस दोहे के सुनने के बाद में पृथ्वीराज चौहान अपने वो जो तीर चलाता है और मोहम्मद गौरी की हत्या कर देता है, और बाद में ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को मार देते हैं। हालांकि इस ग्रंथ में कितनी सच्चाई है और घटनाओं में कितनी सच्चाई है, ये वाद विवाद का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि पृथ्वीराज चौहान का जो काल था वो भी कला और साहित्यिक दृष्टि से उन्नति का काल माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि पृथ्वीराज चौहान के काल में ही मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था, उनके साथ में एक चिश्ती संप्रदाय के संत जो भारत आए थे, उनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका जन्म संजरी फारस ईरान के अंदर हुआ था और ये मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आए थे पृथ्वीराज चौहान के काल में, और अजमेर में ये रहे हैं, और अजमेर में इन्होंने अपनी जो है वो रहने का निवास स्थान बनाया था। इनकी दरगाह इल्तुतमिश ने बनवाई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की इस दरगाह को या अजमेर में इनके पूरे स्थान को दुनिया का दूसरा मक्का मदीना माना जाता है। मुस्लिम धर्म के अंदर काफ़ी इनका सम्मान है और एक उच्च स्थान जो है मुस्लिम संप्रदाय में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है। ये इस दरगाह के अंदर जो है वो 2 देग हैं, कढ़ाई जिसको कहते हैं, बहुत 2 बड़ी बड़ी कढ़ाई है या देग जिसको बोला जाता है। बड़ी देग अजमेर जो है वो अकबर ने बनवाई थी और छोटी देग जो है वो जहांगीर ने बनवाई थी। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। चिश्ती जो संत होते हैं ये जनरली धन संग्रह नहीं करते, अपना सादा जीवन व्यतीत करते, इसलिए उनको गरीब नवाज भी कहते हैं या फकीर भी उनको कहा जाता है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक सामान्य अपना जीवन जीते हैं और कोई धन वगैरह संग्रह नहीं करते हैं। इनकी दरगाह पर उर्स या मेला बढ़ता है, ये 1 रजब से लेकर के 6 या 9 रजब तक बढ़ता है, और इसका उद्घाटन जो है भीलवाड़ा का जो गौरी परिवार है वो करता है। ये जो मेला है वो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है और भारत का नहीं दुनिया का एक प्रसिद्ध सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक के रूप में इस उर्स को मनाया जाता है। तो ये अजमेर का चौहान राजवंश है और उसमें महत्वपूर्ण शासक हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं। ध्यान रखें आप कि अजमेर में चौहान राजवंश की स्थापना से लेकर के हमने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, चौहान राजवंश की स्थापना, उसके बाद में अर्णोराज, अजयराज, अजयराज के बाद में अर्णोराज या आनाजी, और उसके बाद में हमने विग्रह चतुर्थ या बिशल देव के बारे में महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। इसके अलावा जो है वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखें, पृथ्वीराज थर्ड, और इनकी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र हमने किया है। और इनका तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 और 1192, और उसके बाद में किस तरह से इनकी हत्या होती है और इनके काल में कला और साहित्य के क्षेत्र में क्या उन्नति है, प्रमुख कवि विद्वान इनके दरबार में कौन कौन थे। इसके अलावा थोड़ी बहुत जानकारी हमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में इसका अध्ययन किया है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखें आप। और राजस्थान के इतिहास के अंदर अगर अजमेर का चौहान राजवंश आपसे पूछा जाएगा तो इनके अंदर जो हमने आज ये महत्वपूर्ण शासक पढ़े हैं, तो या इन महत्वपूर्ण शासकों के बारे में हमने अध्ययन किया है, उनकी मुख्य बातों को लेकर के मुख्य बातें ध्यान रखें। हम डिटेल स्टडी नहीं कर रहे हैं, एक प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों को आपको याद करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।